तो हम लोग अब चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 12 को शुरू करेंगे। वेव जो हम सीरीज़ कर रहे हैं फिज़िक्स की फेडरल बोर्ड एनबीएफ बुक। हम लोग ऐसे उसको देखते जाएंगे जिनके मुताबिक इस चैप्टर को तश्कील दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट ऐसा लो है प्रूव दैट वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। तो यहाँ पर वो वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जल्दी से वेव्स होती क्या हैं। तो वेव की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ ये है कि अ डिस्टर्बेंस इन स्पेस, यानी कि आपके पास कोई भी स्पेस है, मीडियम भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है और उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रोप है और इसको यहाँ से आपने बांधा हुआ है। आप लोग इधर से पकड़ कर इसको ऊपर नीचे झटका देते हैं। अब जब आप इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे कि शुरू में रोप का ये वाला सिरा इस तरह से होगा। आप इसको नीचे लेके आएँगे, ये रोप का सिरा कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये वाला सिरा सीधा हो जाएगा और यहीं जो यहीं जो डिस्टर्बेंस आपने यहाँ क्रिएट की थी, ये आगे मूव कर चुकी होगी और आपकी रोप कुछ इस तरह से दिखेगी। थोड़ी देर बाद यही मज़ीद आगे मूव कर चुकी होगी और फिर थोड़ी देर बाद वो मज़ीद आगे मूव कर चुकी होगी। तो अगर तो आप इसको ट्वाइस झटका देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। सिर्फ वन टाइम झटका देते हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। लेकिन एनीवेज़ आप क्या कर रहे हैं कि आप एक डिस्टर्बेंस को आगे की तरफ प्रोपेगेट करा रहे हैं। अगर आप देखें तो जो एक्चुअल मैटर है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। जो रोप का सिरा इधर था वो अभी भी इधर ही है, सिर्फ वो ऑसिलेट किया है थोड़ी देर के लिए ऊपर नीचे। लेकिन जर्क आपने इधर किया था और उसका इफ़ेक्ट इधर तक पहुंच गया है। हालांकि यहाँ से यहाँ पर कोई पार्टिकल या कोई मैटर नहीं पहुंचा, पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही हैं। तो इससे साबित होता है कि एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ऐसे ही डिस्टर्बेंस इन स्पेस को जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करे लेकिन मैटर को ट्रांसफ़र ना करे, उन उसको वेव कहा जाता है। अ, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे लो है प्रूव दैट वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। इसके कई सारे प्रूफ्स हैं, कई सारे एग्जांपल्स हैं। एक इसकी रोप वाली एग्जांपल है, आपने सिर्फ यहाँ से इसको हिलाया, मैटर तो कोई ट्रांसफर नहीं किया, रोप अपनी जगह पे है, लेकिन जो आपने यहाँ से हिलाया वो उसका इफेक्ट यहाँ तक पहुँच गया। इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके पास पानी है, आपने उस पानी में एक जगह पर एक पत्थर मारा तो पानी के अंदर ट्रांसफर्स वेव्स बनेंगी कुछ इस तरीके से। और अगर आपके पास पहले स्टिल पानी में यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई बॉल पड़ी हुई थी, तो वो बॉल अब ऊपर-नीचे मूव करेगी, वो कभी भी इसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि पानी जब आप एक पत्थर मारते हैं तो पानी तो इस तरफ मूव नहीं कर रहा है। ऐसे लगता ज़रूर है कि पानी इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन पानी के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ़ ऊपर-नीचे मूव कर रहे हैं, वो उसके साथ नहीं जा रहे। एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी पानी के ऊपर जो बॉल थी, चूँकि पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे तो बॉल ऊपर-नीचे ज़रूर जाएगी। लेकिन कोई मैटर बॉल कभी भी पानी के बहाव के साथ नहीं जा सकती क्योंकि पानी बह ही नहीं रहा। सिर्फ़ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एक डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है। ये भी एक एग्ज़ाम्पल है, आपने फेंका तो यहाँ था, आपने एनर्जी यहाँ पर अप्लाई की थी, लेकिन वो एनर्जी यहाँ पर पहुँच गई, बॉल यहाँ पर ऑसिलेट कर रही है। इसका मतलब है कि मैटर तो ट्रांसफ़र हुआ नहीं लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। ये एक वेव की एक और एग्ज़ाम्पल है। तो बुनियादी तौर पर ह हमारा एसएलओ हमसे यही डिमांड करा है कि हम ये साबित कर सकें कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं लेकिन मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। ओके, नेक्स्ट एसएलओ। Describe what is meant by wave motion as illustrated by vibrations in ropes and springs and by experiments using water waves. हमें वेव मोशन के ऊपर बात करनी है। वेव मोशन बहुत ही सिंपल है। वो मोशन जो कि एक वेव जो कि एक वेव ट्रैवल करती है, उसके अंदर सिंपल ये है कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास ऑसिलेट करेंगे ईदर इन द सेम डायरेक्शन जिसमें वेव प्रोपेगेट कर रही है या उसके परपेंडिकुलर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रोप है, अगर हम लोग रोप को झटका दें, हम लोग को ऊपर लेके जाएँ और फिर नीचे लेके जाएँ और फिर वापस उधर तक लेकर आएँ, तो रोप के अंदर कुछ इस तरह की वेव्स बनती हैं, राइट? अगर रोप यहाँ पर से किसी दीवार के साथ लटकी हुई है तो, हुक हुई हुई है तो। तो ये एक वेव मोशन है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो रोप के पार्टिकल्स आगे नहीं मूव कर रहे, ऑल्दो आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन सिर्फ़ डिस्टर्बेंस आगे मूव कर रही है। जो पार्टिकल्स हैं रोप के वो सिर्फ़ ऊपर-नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। पहले वो इधर थे, फिर वो ऊपर चले गए और फिर वो थोड़ी देर बाद इधर नीचे भी चले जाएँगे, अगर हम इसको कंटिन्यू रखें तो।
तो इस तरीके से आपके पास पार्टिकल्स की ऑसिलेशन है। यहाँ पर जो हमारे पास प्रोपगेशन की डायरेक्शन थी वेव की, वो इस तरफ थी, वेव इस तरफ मूव कर रही थी, लेकिन पार्टिकल्स ऊपर-नीचे मूव कर रहे थे, यानी पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे थे। इस तरह भी हो सकता है। यहाँ दूसरे केस में अगर आप एक स्प्रिंग लें और और अगर मैं स्प्रिंग को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, कुछ इस तरीके से, और आप उस स्प्रिंग को यहाँ पर इस तरह धक्का दें, इस तरफ से, तो इस स्प्रिंग के अंदर भी कुछ वेव्स बनेंगी। कुछ हिस्से स्प्रिंग के जुड़ जाएँगे, करीब हो जाएँगे, और कुछ हिस्से मज़ीद दूर चले जाएँगे। कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। तो यहाँ पर जो पार्टिकल की ऑसिलेशन की डायरेक्शन है वो इस तरह है, और वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन भी इसी तरह है। तो ये पैरेलल है वेव की प्रोपगेशन के डायरेक्शन के। सो वेव मोशन में सिर्फ ये है कि आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा। सिर्फ जो पार्टिकल्स हैं वो वक्ती तौर पर ऑसिलेट करेंगे बैक एंड फोर्थ, ईदर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन of the wave, or perpendicular to the direction of the propagation of the wave. Okay, so this is meant by wave motion. Next है describe the features of a wave in terms of wavefront, wavelength, frequency, time period, crest, जिसको पीक भी कहा जाता है, ट्रफ, compression, rarefaction, amplitude and wave speed. सबसे पहले वेव को यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा, तो एक है हमारे पास इस किस्म की वेव जिसके अंदर पार्टिकल्स आपके पास पैरेलल मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर पार्टिकल्स आपके पास परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। और एक दूसरी किस्म है आपके पास वेव मोशन की, जिसकी एक एग्जांपल स्प्रिंग्स में भी देखी जा सकती है, जो मैंने पहले ड्रॉ किया था। तो कुछ इस तरह से कुछ पार्ट्स जो हैं वो जुड़ जाएंगे, जबकि कुछ पार्ट्स जो हैं वो और ज़्यादा फैल जाएंगे। कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपके पास एक वेव्स बनेंगी एक स्प्रिंग में। तो अगर हम लोग सबसे पहले इस टाइप की बात करें जिसके अंदर परपेंडिकुलर है डायरेक्शन, प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये है, तो इसके अंदर अगर हम लोग वेव्स की कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसके अनुसार, सबसे पहले हमारे पास इसका क्रेस्ट, क्रेस्ट है इसका टॉप वाला हिस्सा, जिसको पीक भी कहा जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास ये मीन पोजीशन है, थोड़ा सा नीचे कर लें, ये आपके पास आपकी मीन पोजीशन है, तो ये जो इससे ऊपर हिस्सा होगा उसको पीक कहा जाएगा, नीचे वाले हिस्से को कहा जाएगा ट्रॉफ, जिसको वैली भी कहा जाता है। ये तो हो गए आपके पास हिस्से। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अब इसी के अकॉर्डिंग नीचे वाली वेव्स की टाइप में, नीचे वाली वेव्स की टाइप में से आप पीक और ट्रफ्स तो है नहीं, ऊपर नीचे तो कोई चीज़ जा नहीं रही, साइडों पर जा रही है। तो यहाँ पर जहाँ पर आपके पास पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं, इसको कहा जाता है कॉम्प्रेशन, क्योंकि पार्टिकल्स जुड़ गए हैं। और जहाँ पर पार्टिकल्स फैल गए हैं, इसको कहा जाता है रेयर फैक्शन। तो ये मेन फीचर्स हैं। क्रेस्ट और ट्रफ को हमने पढ़ा है, और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। इसके बाद कुछ ऐसे फीचर्स जो दोनों वेव्स में कॉमन हैं। सबसे पहला हमारे पास है वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट को अक्सर मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सिंपली ये है कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ वेव्स है जो कि एक एक साथ मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ लाइट रेज हैं, लाइट भी एक वेव है, और आपके पास लाइट रेज कुछ इस तरह से मूव कर रही हैं, एक ही सोर्स से आ रही हैं और एक सिंक में मूव कर रही हैं। तो आप एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें जो कि किसी भी पार्ट, उस वेव पर किसी भी पार्ट, लेकिन उन तमाम वेव्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है उसको हाईलाइट कर दे। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर अगर ड्रॉ किया जाए, तो अगर इस तरह से एक वेव है और इसी के पीछे, और इसी के पीछे एक और वेव है, और इसी के पीछे एक और वेव है, और ये मतलब एक 3D में है, और ये तीनों वेव्स एक सिंक में मूव एक ही तरह से आ रही हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक लाइन लगाऊं जो इन तमाम क्रेस्ट को मिला दे, तो कुछ इस तरीके से एक लाइन लगेगी जो तमाम क्रेस्ट को मिला देगी, और इधर एक लाइन लगेगी। तो ये एक वेव फ्रंट है, एक वेव फ्रंट का सेट है। मैं इसको छोड़कर मैं एक दूसरा सेट बनाऊंगा दूसरे कलर से, और वो मैं इनकी ट्रफ्स को मिला दूंगा, और वो मैं इनकी ट्रफ्स को मिला दूँगा। तो अब अगेन ये एक अलग वेव फ्रंट का सेट है। हम इन दोनों को साथ नहीं जोड़ेंगे, यानी हम येलो और ब्लू को एक साथ नहीं दिखाएँगे, क्योंकि ये अलग-अलग जगहों पर हैं। हम एक ही जगह वाली वेव फ्रंट को दिखाएँगे। हम इनके कोई बीच में भी कर सकते हैं। अगर मैं इधर कर दूँ, क्योंकि ये भी एक सिंक में है, लेकिन फिर मुझे उसी के मुताबिक, चूँकि मैंने इधर किया है, फिर मुझे इधर
उसका वाला पोर्शन करना पड़ेगा। लेकिन एनीवेज़ ये एक वेव फ्रंट है। तो अगर मैं लाइट रेज़ की बात करूँ, तो कहाँ पर होगा मेरा वेव फ्रंट? तो ऑफ़ कोर्स हमारे पास ये लाइट रेज़ हैं। एक ही लाइट रे पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, मैं इस तरीके से वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ। वेव फ्रंट्स ऑलवेज़ लाइट रेज़ के केस में परपेंडिकुलर होते हैं लाइट रेज़ के साथ। मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं इस तरह से नहीं चाहता हूँ, तो हो सकता है मैं ये अगर मैंने क्रस्ट का किया है, तो मैं क्रस्ट के कोई बीच वाला पार्ट कर दूँ, लेकिन फिर मैं अगर ये करूँगा, तो फिर मुझे उसी के अकॉर्डिंग इधर करना पड़ेगा। ग्रीन वाला अलग से दिखाया जाएगा, पर्पल वाला अलग से दिखाया जाएगा और ये एक वेव फ्रंट होगा। किसी भी 2 कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट्स के दरमियान वाली जो डिस्टेंस होगी, 2 पर्पल वालों के दरमियान या 2 ग्रीन वालों के दरमियान, ये आपके पास वेव लेंथ होगी। यहाँ ऊपर भी अगर हम लोग देख लें, तो जो 2 पीक्स के दरमियान जगह होगी, या 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ्स के दरमियान जगह होगी, जो कि इक्वल होगी। जो लेंथ होगी, इसको कहा जाएगा वेव लेंथ, यानी वेव की लेंथ। इसी तरीके से जो 2 कंप्रेशंस के दरमियान जगह होगी या 2 रेयरफेक्शंस के दरमियान जगह होगी, उसको कहा जाएगा वेव लेंथ। या जनरली जो आपके वेव फ्रंट्स के दरमियान जगह डिस्टेंस होगी, उसको कहा जाएगा आपकी वेव लेंथ। इसके बाद हमने वेव फ्रंट देख लिया, वेव लेंथ देख लिया, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी बहुत ही सिंपल हैं। फ्रीक्वेंसी जिसको एफ से ज़ाहिर किया जाता है, वो सिर्फ़ ये है कि कितनी वेव्स मूव कर रही हैं पर सेकंड। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 वेव्स मूव कर रही हैं पर सेकंड। अब वेव्स तो सिर्फ़ एक नंबर है, इसलिए इसका यूनिट सिंपली पर सेकंड है। यानी कि अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 2 पर सेकंड, या जिसको 2 हर्ट्ज़ भी कहा जाता है, हर्ट्ज़ सिंपली पर सेकंड का एक दूसरा नाम है। तो इसका मतलब है कि 2 वेव की कंप्लीट साइकिल्स, एक कंप्लीट साइकिल है कि वेव यहाँ से शुरू हो, यहाँ तक जाए और फिर यहीं पर जाकर ख़त्म हो जाए। तो ये एक वेव की कंप्लीट साइकिल है। तो 2 वेव्स की इस तरह की कंप्लीट साइकिल्स आपके पास 1 सेकंड में गुज़र रही हैं। ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी। अगर 2 हर्ट्ज़ है, अगर 30 हर्ट्ज़ है, तो 30 वेव की अ, साइकिल्स 1 सेकंड में गुज़र रही हैं। टाइम पीरियड बिल्कुल उल्टा है फ्रीक्वेंसी के। अब की बार पिछली बारी हमने कहा था कि कितनी वेव्स 1 सेकंड में गुज़र रही हैं। अब हम लोग कहेंगे कि पहले हमने कहा था कितनी वेव्स 1 सेकंड में गुज़र रही हैं। अब हम लोग कहेंगे कि एक वेव कितने सेकंड ले रही है। यानी कि ये बिल्कुल उसके उल्टा हो गया कि अगर एक एक वेव की पूरी साइकिल है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है अपनी साइकिल कंप्लीट करने में, वो इसका टाइम पीरियड होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी थी 2 हर्ट्ज़, तो आपके पास टाइम पीरियड क्या होगा? तो बिल्कुल ये उसकी उल्टी चीज़ है, तो बहुत ही सिंपल फ़ॉर्मूला है 1/f। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये पर सेकंड है और ये ऊपर आकर सेकंड्स बन जाएगा। ज़ाहिर है टाइम पीरियड एक सेकंड्स में अमाउंट है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स आपके पास आपका टाइम पीरियड होगा, अगर आपके पास आपकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है। पहले वो बता रहा है आपको, टाइम पीरियड आपको बता रहा है कि 1 साइकिल कंप्लीट होने में हाफ सेकंड लगेगा। फ्रीक्वेंसी आपको बता रही है 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स गुज़रेंगी। तो ज़ाहिर है जब 1 साइकिल को गुज़रने में हाफ सेकंड लगेगा, तो 1 सेकंड में 2 साइकिल्स गुज़रेंगी, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उलट चीज़ें हैं। इसके बाद आपके पास फाइनली है एम्पलीट्यूड एंड वेव स्पीड। एम्पलीट्यूड बहुत ही सिंपल है, और एम्पलीट्यूड जो है ये ओनली इन ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ वेव है, जिसके अंदर आपके पास डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है, इनमें पाया जाएगा। ये सेकंड टाइप ऑफ वेव में नहीं पाया जाता एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सिंपली ये है कि जो आपकी जो मीन पोजीशन है, उससे आपने कितना ट्रैवल किया है। क्या आपने ऊपर मतलब ऊपर या नीचे ट्रफ तक, अगर ये ट्रफ है, तो जो आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर या नीचे, उसको आप लोग अपना एम्पलीट्यूड कहते हैं किसी भी वेव में। अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेव इस किस्म की है, क्योंकि वेव्स ऐसी भी हो सकती हैं, जिनके अंदर एक्चुअली में क्रेस्ट तक डिस्टेंस कम है और ट्रफ तक डिस्टेंस ज़्यादा है, या और तरीके से, तो आप लोग अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को अपना एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसके बाद फाइनली है आपके पास अब आपकी वेव स्पीड, जो कि बहुत ही सिंपल है कि आपकी वेव की बुनियादी तौर पर स्पीड कितनी है, वी। यानी कि अ, 1 सेकंड में आपकी वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। अगर हम लोग वी, एफ और लैम्ब्डा के साथ एक फ़ॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, तो हम लोग किस तरह बना सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, हमारा फ़ॉर्मूला बनेगा कि हमारी जो स्पीड है, सबसे पहले वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, कितनी साइकिल्स 1 सेकंड में गुज़र रही हैं, वो तो हो गई आपकी साइकिल्स। वेवलेंथ 1 साइकिल की लेंथ है, तो अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोग निकाल सकते हैं अ, अपनी वेलोसिटी, यानी कि 1 सेकंड में कितना मीटर आप डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक फ़ॉर्मूला है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है, जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट वेसल लॉज़ ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। सबसे पहले है डिफाइन द टर्म्स फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड।
बस ये तो इन्होंने अलग से इनको दे दिया है कि इसके ऊपर थोड़ी मज़ीद इम्पोर्टेंस डालने के लिए। ये असल ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है रिकॉल एंड अप्लाई द इक्वेशन वेव स्पीड इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, जिसको हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। उसको हमने रिकॉल करना है और उसको हमने अगेन अप्लाई करना है और इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट एसएलओ। नेक्स्ट हमारे पास जो एसएलओ है वो कह रहा है इलस्ट्रेट दैट फॉर ट्रांसवर्स वेव द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज एट राइट एंगल्स विद द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर इंक्लूडिंग गिविंग एग्जांपल सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड सीस्मिक एस वेव्स। तो यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि 2 तरह की वेव्स होती हैं। सबसे पहले मैंने वेव बताई थी कि जिसके अंदर जो पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन के। अगर इस तरफ वेव आपकी प्रोपगेट कर रही, प्रोपगेट का मतलब है मूव कर रही है, इस तरफ वेव आपकी मूव कर रही है, तो आपके जो पार्टिकल्स की मोशन की डायरेक्शन है वो इस तरह है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर है। इन वेव्स को कहा जाता है, ऐसी वेव्स को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि ये बताने की कोशिश करेंगे ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स की मोशन डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। उन्हें इलस्ट्रेट भी करना है, यानी कि कुछ एग्जांपल्स भी देनी है। इसकी एक और पहले जो हमने एग्जांपल दी रोप वाली, वो भी एक गुड एग्जांपल है। एक और गुड एग्जांपल है वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब आप पानी के अंदर अ, अगर ये पानी था और इसके अंदर आपने एक पत्थर फेंका है इस साइड पर, और तो अ, इसके पत्थर की फेंकने की वजह से यहाँ पर कुछ वेव्स जनरेट होती हैं और वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, क्योंकि पानी का जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास आपके पानी में वेव्स जनरेट होती हैं। कुछ इस तरीके से आपके पानी के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो जाते हैं और वेव प्रोपेगेट इस तरफ करी होती है। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। वैसे जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको ये कुछ रिपल्स की फॉर्म में नज़र आता है, यानी कि कुछ ऐसे रिपल्स। तो वो यही ट्रांसफ़र वेव होती हैं, लेकिन चूँकि ट्रांसफ़र वेव इस पॉइंट से हर तरफ मूव कर रही है, इधर भी मूव कर रही है, वो इधर भी मूव कर रही है, वो इधर भी मूव कर रही है, तो वो आपको ओवरऑल एक रिपल की फॉर्म में लगता है। असल में वो ट्रांसफ़र वेव्स ही हैं और वो जो रिपल्स हैं वो वेव फ्रंट हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इस तरह से ये वेव ट्रैवल कर रही है। एक ऐसी लाइन जो इसको कनेक्ट करेगी एक ही पाथ पर, वो ये हो सकती है, जो कि आपके पास आपके रिपल्स हैं। तो रिपल्स एक अच्छी एग्ज़ाम्पल हैं वेव फ्रंट के। एनीवेज़ तो यहाँ पर एक इसकी एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव की वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर है। एक और थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वाहिद वेव्स हैं जो कि जिनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं, बाकी तमाम वेव्स एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती हैं। ये वाटर के अंदर ट्रैवल करी है, रोप उस रोप के अंदर ट्रैवल कर रही है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है और मीडियम से भी ट्रैवल कर सकती है। उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि आपके पास वेव आपकी कुछ इस तरह प्रोपोगेट करेगी और ये प्योर एनर्जी होती है, तो एक तरह कोई चीज़ नहीं होती जो प्रोपेगेट जिसके अंदर वेव प्रोपेगेट कर रही है। और इसके परपेंडिकुलर आपके पास मूव कर रही होती हैं 2 फ़ील्ड्स। एक आपके पास फ़ील्ड होती है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड और दूसरी इस इ इन इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि ज़ी एक्सिस में मूव कर रही होती है आपके पास आपकी मैग्नेटिक फ़ील्ड, और इस तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट करती है। तो ये भी एक ट्रांसवर्स वेव की एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हैं प्रोपेगेशन की। और देन आपके पास यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल लिस्टेड है सीज़्मिक एस वेव्स। सीज़्मिक एस वेव्स जब अर्थक्वेक होते हैं तो वहाँ 2 वेव्स आती हैं। एक पी वेव्स होती हैं यानी प्राइमरी वेव्स, और एक एस वेव्स होती हैं जो थोड़ी देर बाद आती हैं, यानी कि सेकेंडरी वेव्स। तो सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो आपके पास ट्रांसवर्स होती हैं। अगर आपके पास ये एक सॉलिड है, मतलब अर्थ के अंदर से ये वेव्स आती हैं जो झटका होता है, तो इसके अंदर कुछ इस तरह ही इस तरह से आपके पास ये वेव ट्रैवल करती है, यानी कि कुछ इस तरह से। आपका सॉलिड डिफ़ॉर्म होगा और उसी के साथ-साथ कुछ इस तरह से आपके पास सॉलिड डिफ़ॉर्म होगा और आपके पास सीज़्मिक एस वेव्स जो कि पी वेव से थोड़ी देर बाद आएँगी, सेकेंडरी वेव्स हैं, वो ट्रांसवर्स होती हैं जो कि ट्रैवल करती हैं। एक और चीज़ ऐसे बता दूँ, ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो सिर्फ़ सॉलिड्स के अंदर से ट्रैवल कर सकती हैं, वो लिक्विड या गैस के अंदर से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैंने ऊपर वाटर की एग्ज़ाम्पल दी थी, तो वाटर एक यहाँ ये वाली एग्ज़ाम्पल एक एक्सेप्शन थी और इसके अंदर ये लिक्विड के अंदर से ट्रैवल नहीं कर रही, बल्कि लिक्विड की सरफेस पर ट्रैवल कर रही है। सरफेस टेंशन की वजह से ट्रांसफर वेव्स पॉसिबल हो जाती हैं लिक्विड की सरफेस पर, लेकिन लिक्विड के अंदर या गैसेस के अंदर ट्रांसफर वेव्स पॉसिबल नहीं हो, सिर्फ ट्रांसफर वेव्स सॉलिड्स के अंदर पॉसिबल हैं, जिसकी एक एग्ज़ाम्पल सिस्मिक एस वेव्स हैं। और इसका रीज़न ये है कि जो आपके लिक्विड्स हैं और जो आपके गैसेज़ हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, इतनी टाइटली बाउंड नहीं होते। और जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं,
वो चूँकि आपके पास एक डिस्टर्बेंस है जो एक्चुअली में आपके पूरे पार्टिकल को ऑसिलेट कर रही है। तो अगर आपके पास वो इतने टाइटली बाउंड ना हो तो वो उस तरह से ऑसिलेट नहीं कर पाते और उसके बजाय जो दूसरी किस्म की वेव है वो जनरेट हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास एसएलओ है जिसमें हम दूसरी किस्म की वेव को देखेंगे। Illustrate that for a longitudinal wave, the direction of vibration is parallel to the direction of the energy transfer, including giving examples such as sound waves and seismic P waves. नेक्स्ट अब जो दूसरी टाइप है वेव्स की, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की डायरेक्शन है वो पैरेलल होगी प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन की। इसकी एक गुड एग्जांपल साउंड है। इससे पहले हमने स्प्रिंग को भी देखा, वो भी इसकी एक गुड एग्जांपल थी। साउंड के अंदर आपके पास एयर के पहले पार्टिकल्स हैं जो कि बिल्कुल एक यूनिफॉर्म तरीके से हैं, लेकिन आपके पास कोई स्पीकर होगा या कोई सरफेस होगी, वो जब वाइब्रेट करेगी तो उसकी वजह से आपके पास अ, यहाँ पर से पार्टिकल्स उधर जाकर लगेंगे। ये आपके पास एयर के पार्टिकल्स थे, ये उधर जाकर नेक्स्ट पार्टिकल से टकराएँगे, एक कंप्रेशन बनेगी एंड देन ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये नेक्स्ट जाके पार्टिकल्स टकराएँगे, उनको अपने से दूर भेजेंगे और फिर कुछ इस तरीके से आपके पास कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होंगी। फिर ये इसको टकरा कर और आगे भेजेंगे और इस तरीके से आपके पास जो साउंड है, वो इस तरफ प्रोपेगेट करेगा और आपके पास कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होंगी। और साउंड इस तरफ प्रोपेगेट कर रहा है और जो पार्टिकल्स के मोशन की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है। पार्टिकल्स इस तरफ जाकर टकरा रहे हैं और ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ये एक ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ट्रांसवर्स वेव में पैरेलल थे। इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर थे, इसमें पैरेलल है टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। इसकी एक एग्जांपल साउंड है। एक और एग्जांपल इसकी है सिस्मिक पी वेव्स। पहले हमने एस वेव्स को देखा था। जो पी वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स, जो एस वेव से पहले आती हैं ज़लज़ले के वक़्त, उन वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, वो भी सॉलिड्स के अंदर से ही ट्रैवल करती हैं। कुछ इस तरीके से, यानी सॉलिड यहाँ पर थोड़ा-सा जुड़ जाएगा और फिर यहाँ पर थोड़ा-सा फैल जाएगा। लेकिन ये पी वेव्स आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। ओके, नेक्स्ट एसएलओ। नेक्स्ट एसएलओ है डिस्क्राइब हाउ वेव्स कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो ये 3 वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा। लाइट के केस में लाइट भी एक वेव है, लेकिन डिफ्रैक्शन के बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो। लेकिन ये 3 वेव्स की अ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन। कोई भी वेव अक्सर होगा जब किसी सरफेस से टकराती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर आपके पास ये एक सरफेस थी, आपके पास एक लाइट की रे आई, वो इस सरफेस से टकराई, एक शाइनी सरफेस थी, वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और लाइट एक वेव है, इसी तरीके से कोई साउंड भी हो सकता है। इवन अगर आपके पास यहाँ पर से साउंड आ रहा था और साउंड की वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, लेकिन अक्सर उनको ट्रांसवर्स वेव दिखाया जाता है क्योंकि वो आसान रहता है। तो बस जो आपके कंप्रेशन वाले हिस्से हैं उनको जो है वो आई थिंक ड्रॉप करके दिखा दिया जाता है। जो रेयरफैक्शन के हिस्से हैं उनको क्रेस्ट के थ्रू दिखा दिया जाता है, लेकिन होती वो लॉन्गिट्यूडिनल है, उनको दिखाया ट्रांसवर्स जाता है। तो एनीवेज़ ये एक साउंड था, ये इस तरह आया और फिर ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके चला गया। तो कोई भी वेव अक्सर होगा जब वो किसी सरफेस से टकराती है तो वो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है। अ, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये एक वेव की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट एक दूसरी वेव की प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। और ये होता है ऐसे मीडियम्स में जब एक्चुअली में वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। तो लाइट की एग्ज़ाम्पल लें तो लाइट के केस में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो अगर ये एक मीडियम था, अब लाइट उधर ट्रैवल कर सकती है तो लाइट कुछ रिफ्लेक्ट भी होगी लेकिन बहुत कम रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर से लाइट आ रही थी जो कि एक वेव ही है, वो इधर गई, तो वो इधर से इधर जब ट्रैवल करेगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, बल्कि थोड़ा-सा बेंड हो जाएगी। और अगर वो एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, यानी कि तो डेंस से थोड़ा-सा उधर जाएगी तो वो आपके नॉर्मल से थोड़ा-सा अवे बेंड कर जाएगी, यानी कि थोड़ा-सा उस तरह बेंड कर जाएगी। अगर वो उल्टा जाएगी यानी इस तरफ, तो वो आपके नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी और ये हर वेव के साथ होगा। इधर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल साथ में वेव फ्रंट भी देखें, तो जैसे हमने लाइट की देखा था वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, तो दिस इज़ द वेव फ्रंट, इस तरह से आ रहा था एंड जब ये इधर गया तो वेव फ्रंट थोड़ा-सा बेंड हो गया एंड नाउ लाइट या कोई भी वेव जो है वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन बहुत ही सिंपल है। कोई भी वेव जब किसी
ऑब्स्टिकल का सामना करेगी या किसी एज से गुजरेगी तो वो बेंड कर जाएगी। यानी पहले कोई भी वेव जो है वो मीडियम में जाते हुए भी बेंड कर रही थी, अब वो किसी एज से टकराएगी तो एज के साथ पास करते हुए भी वो बेंड कर जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक गुड एग्ज़ाम्पल है आपके पास पानी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये समुंदर है और आपके पास पानी के अंदर आम टाइडल वेव्स होती हैं, वो जा रही हैं और इस तरीके से आपके पास पत्थर हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल पानी इधर से आया है, इधर से आ रहा था पानी की वेव्स, जब वो इधर से गुज़रेंगी, तो इधर इस एज के थ्रू वो बेंड कर जाएँगी कुछ इस तरीके से। मतलब जो आपका ऑब्स्टिकल का कॉर्नर है, इधर से वो आ रही थी, वो इस तरह से बेंड कर जाएँगी। मतलब कोई भी वेव जब वो किसी एज से गुज़रेगी, तो वो बेंड कर जाएगी। तो जनरली अगर आपके पास ये लाइट के साथ भी होगा, लेकिन लाइट के साथ हमें ऑब्ज़र्व नहीं होता क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है, वो काफ़ी स्मॉल है। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से एक गैप थी, या इवन एक अलग से ऑब्स्टिकल भी हो सकता है, लेकिन गैप है और इधर से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी वेव आ रही थी सिम्प्लिसिटी के लिए लाइट, तो इसके बीच से गुज़री, वो तो स्ट्रेट गुज़र गई। लेकिन जो इधर से आते-आते इस कॉर्नर से टकराई, वो डिफ्रैक्ट कर जाएगी। इधर से लाइट की रे आ रही थी, वो जो इस कॉर्नर से टकराई वो डिफ्रैक्ट कर जाएगी। अगर हम लोग इसका वेव फ्रंट बनाएँ, तो पहले तो वेव फ्रंट था सिंपल, इस तरह से। इधर आकर वेव फ्रंट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। वेव फ्रंट कुछ इस तरह से नज़र आने लगेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर एक ही हम पॉइंट देखें तो ये वाला और ये वाला पॉइंट एक सिंक में है। तो कुछ वेव फ्रंट आपके पास इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे एक वेव डिफ्रैक्ट कर रही है, कैच कर सकते हो और इसी तरीके से साउंड भी डिफ्रैक्ट करता है। यही वजह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से साउंड आ रहा था और आपका कान इधर नहीं बल्कि इधर था, तो आपको आसानी से आवाज़ इधर भी आ जाएगी क्योंकि साउंड यहाँ से डिफ्रैक्ट करके इधर पहुँच जाएगा। ओके, सो दिस इज़ डिफ्रैक्शन और ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ थी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन एक वेव। डिस्क्राइब हाउ वेवलेंथ अफेक्ट्स डिफ्रैक्शन एट एन एज। डिफ्रैक्शन और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये गैप थी और आपके पास जो वेव आ रही है उसकी जो वेवलेंथ है, उस वेव की जो वेवलेंथ है वो कंपेरेबल है टू द साइज़ ऑफ द गैप। मतलब वो इतनी बड़ी है, एक हाई वेवलेंथ है कि आपकी जो वेवलेंथ है और ये जो गैप का साइज़ है उसमें कुछ समझ आती है। वो गैप का साइज़ कोई 20 टाइम्स बिगर है या 30 टाइम्स बिगर है, कोई एक कंपैरिज़न के काबिल चीज़ मौजूद है, तो डिफ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि चूँकि आपके पास यहाँ पर डिफ्रैक्शन है तो सिर्फ़ कॉर्नर्स पर होना है। तो यहाँ पर जब आपके पास एक वेवलेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी तो वो काफ़ी नोटिसेबल होगा क्योंकि गैप के मुकाबले में वेवलेंथ तकरीबन गैप के बराबर है। तो आपके पास जो इफ़ेक्ट है वो इतना नोटिसेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी जो वेवलेंथ है वो इतनी कम हो गई है कि आपकी गैप के साथ कोई कंपैरिज़न ही नहीं रहा, तो इसका एक और तरीका है कि हम वेव वही रखें लेकिन गैप बढ़ा दें। तो अब गैप के साथ वो कंपेरेबल नहीं है, तो आपके पास गैप अब बहुत बड़ी हो गई है और ये एक अप्रॉक्सिमेशन है। तो इधर से आपके पास आपकी वेव्स आ रही थी। अब गैप बहुत बड़ी हो गई है और अब शायद इतना कंपेरेबल नहीं रहा। तो डिफ्रैक्शन तो उसी तरह होगी जिस तरह उधर हुई थी। डिफ्रैक्शन को नहीं पता कि बीच में क्या है, तो डिफ्रैक्शन इधर भी इस तरह से हुई, इधर भी इस तरह से हुई, लेकिन यहाँ पर इसको नोटिस करना काफ़ी मुश्किल है। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चूँकि कम लाइट रेज़ थी, कम जगह थी, तो आपके पास एक काफ़ी नोटिसेबल अमाउंट ऑफ जो है वो स्प्रेड आ रहा था। यहाँ पर चूँकि जगह इतनी खुली हो गई है, तो ये स्प्रेड ये काफ़ी अननोटिसेबल है और इसलिए हम डिफ्रैक्शन को इतना नोटिस नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो लाइट है वो हम आम तौर पे जब भी वो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक ऑब्स्टिकल था, लाइट इस तरह से आ रही थी, तो शैडो ऑलमोस्ट इसके बराबर बनता है अगर मतलब है कि लाइट एक गुड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पर है। हालाँकि शैडो को छोटा बनना चाहिए, क्योंकि लाइट यहाँ पर से डिफ्रैक्ट करेगी कुछ इस तरीके से। लेकिन उसका रीज़न ये है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि मिलियन टाइम्स कम है इस ऑब्स्टिकल के मुकाबले में, तो वो डिफ्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो डिफ्रैक्शन और वेवलेंथ का ये इनवर्स डिफ्रैक्शन और वेवलेंथ का एक डायरेक्ट रिलेशन है कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास डिफ्रैक्शन होगी, एक कॉर्नर पर या एक एज पर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है डिस्क्राइब हाउ वेवलेंथ एंड गैप साइज़ अफेक्ट डिफ्रैक्शन थ्रू अ गैप।
ये ऑलमोस्ट वही एसएलओ है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वेवलेंथ और जो गैप साइज़ है, अब गैप साइज़ का भी बिल्कुल उसी तरीके से रिलेशन होगा कि गैप साइज़ जितनी बड़ी होगी उतनी डिफ्रैक्शन कम होगी क्योंकि वेवलेंथ एक किस्म से छोटी हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको हम दोबारा से नहीं करेंगे। ओके, अगला एसएलओ। Analyze the phenomenon of tsunamis generated under the surface of water in terms of underwater earthquakes, volcanic activity generating waves that increase in frequency and amplitude as they encounter increasingly shallow water। तो यहाँ पर सुनामीज़ की बात हो रही है कि वो कैसे जनरेट होती हैं। सुनामीज़ जो हैं बुनियादी तौर पर वाटर वेव्स होती हैं जो कि जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो सुनामीज़ की बस ख़ासियत ये है कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो बहुत डेंजरस हैं। होगा सिर्फ़ ये कि आपके पास आपका पानी था, ओशन था और नीचे आपके पास आपका ओशन बेड है, यानी कि जो ओशन के अंदर ज़मीन है, वो है। इधर कोई अर्थक्वेक आएगा या इधर कोई वोल्केनिक इरप्शन होगी, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो पानी को यहाँ पर हिलाएगी। तो इसकी वजह से आपके पास एक वेव जनरेट होगी जो ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये ऊपर जाएगी और फिर ये पानी को आपके पास ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेगी, लेकिन ऑफ़ कोर्स ग्रेविटी इसको वापस पुल अप कर देगी और इन 2 तरफ आपके पास एक वेव जो है, वो मूव करना शुरू कर देगी। इधर पानी गया और फिर इस तरह से आपके पास 2 वेव जो हैं, वो इस तरफ जो है मूव करना शुरू कर देंगी। अब सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी थी जो इन वेव्स को ट्रांसफ़र हुई है। शुरू में इन वेव्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन इनकी हाइट बहुत कम होती है क्योंकि वो तमाम की तमाम एनर्जी जो है वो स्पीड को बढ़ाने में इस्तेमाल हो रही है, हाइट बहुत कम होती है। इसीलिए सुनामीज़ का सबसे बड़ा मसला ये है कि सुनामी आपको सिर्फ़ 10 या 15 सेकंड पहले पता चलता है कि एक सुनामी आ गई है, क्योंकि अगर आप खड़े हैं और दूर देख रहे हैं तो सुनामी बिल्कुल तब पता चलेगा जब वो करीब पहुँच जाएगी। दूर से आपको सुनामी नज़र ही नहीं आएगी क्योंकि उसकी हाइट इतनी कम होती है। अब करीब आकर सुनामी कैसे पैदा होती है कि अगर आपके पास ये इस तरीके से आपका ओशन था और इस तरीके से आपकी ज़मीन थी। सुनामी इधर से एक वेव आ रही थी सुनामी की। शुरू में तो पानी काफ़ी डीप था, तो आपकी जो वो थी, स्पीड थी वो काफ़ी गुड यहाँ पर आ रही थी। लेकिन जैसे-जैसे वो यहाँ शैलो वाटर पर पहुँचेगी, कम पानी पर पहुँचती जाएगी और अब उसको अपनी स्पीड उस तरह बरकरार रखने में मुश्किल है। तो वो स्लोली-स्लोली वो एनर्जी जो है वो हाइट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। और आपकी जो पहले सुनामी जिसकी हाइट बिल्कुल कम थी, अब उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जिस वेव की हाइट पहले बहुत कम थी, अब उस वेव की हाइट एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और यही एक सुनामी होगी। इसकी स्पीड अब काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर ये काफ़ी तबाही मचा सकती हैं। सुनामी की एक और पहचान ये है कि अक्सर औक़ात हर हर बार लाज़मी नहीं है, लेकिन सुनामी से बिल्कुल कोई 20 30 मिनट पहले आपके पास जो पानी है, वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है। यानी कि काफ़ी पीछे चला जाता है और अक्सर लोग हो सकता है कि कहें पानी पीछे चला गया है तो वो इधर पहुँच जाएँ, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस होगा। आपको यहाँ से भागना होता है जैसे ही पानी पीछे जाए, क्योंकि पानी पीछे इसलिए जा रहा है कि आपके पास जो वेव थी, उसका जो ट्रफ है, वो यानी कि ये पानी के अंदर ही वेव थी, तो उसका जो ट्रफ है वो इधर पहुँच चुका है। तो वो पानी यहाँ से पुल कर लिया है इस वेव ने और वो इधर अभी ट्रफ पर है। अभी इसके बाद आगे जाकर ये ट्रफ जो है वो क्रेस्ट में तब्दील हो जाएगा और फिर आपके पास बड़ी वेव आएगी। तो पानी आपके पास पीछे मूव किया है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ये काफ़ी ऊँची सुनामी बनकर जो है वो आ जाएगा। तो इस सुनामी की एक पहचान है कि पानी आपके पास पीछे की तरफ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल एसएलओ था और इसके साथ हमारे तमाम एसएलओज़ कंप्लीट हो गए।